वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हिंदी नाटक में आधे अधूरे जो मोहन राकेश द्वारा रचित है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। अर्थात पारिवारिक विघटन, परिवार कैसे टूट रहे उसको दिखाता है। यह नाटक धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। निर्देशक ओम शिवपुरी का वक्तव्य से प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह नाटक रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। पात्र है इसमें काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी आते हैं। पुरुष 1 के रूप में है वेशांतर पतलून कमीज महेंद्र नाथ है। सावित्री स्त्री का पति है। 22 साल का दाम्पत्य जीवन है। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए परिवार में अपने आप को बॉस की तरह पाता है। अब वह केवल एक रबड़ का टुकड़ा है। महेंद्र नाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। अन्य पुरुषों से पत्नी का संबंध को लेकर असहज है। पुरुष 2 के रूप में है पतलून और बंद गले का कोट सिंघानिया है। सावित्री का बॉस है। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है। असंबद्ध बातें करता है। अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित है। पुरुष 3 के रूप में है पतलून टी शर्ट जगमोहन है। सावित्री का पुराना मित्र, वर्तमान में पुनः दिल्ली ट्रांसफर है। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है परंतु असफल है। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में है। पुरुष 4 के रूप में है पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट जुनेजा है। महेंद्र का मित्र तथा पुराना बिजनेसमैन पार्टनर। नाराज व्यथित होकर महेंद्र नाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव में कईयापन है। स्त्री उम्र 40 को छूती है। सावित्री केंद्रीय पात्र है। इस नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? सावित्री है। पुरुष 1 की पत्नी है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश करती है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग, खींच और तनाव से ग्रस्त है। बड़ी लड़की है। उम्र 20 से ऊपर नहीं, बिन्नी है। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी करती है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन है। पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव है। अब घर में बेगाना महसूस करती है। छोटी लड़की है। उम्र 12 और 13 के बीच है। किन्नी भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह। स्कूल की विद्यार्थी है। लड़का उम्र 21 के आसपास है। अशोक है। BSc की पढ़ाई अधूरी है। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी है। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की करवाहट है। कथा सार क्या है? यह नाटक 2 भागों पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में विभक्त है। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। महेंद्र नाथ बिजनेसमैन है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा, मनोज से मिलती है परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्र नाथ अपनी बेकारी से उपजी आसक्तता से क्षुब्ध है। पति के मध्य यह तनाव बच्चों, बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है। उसमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है। प्रमुख उदाहरण है पूर्वार्ध में। 2 भाग है ना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में देखेंगे कौन कौन क्या कहता है। आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। पुरुष 1 बड़ी लड़की से कहता है कि 2 आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। बड़ी लड़की स्त्री से कहती है। पर कौन सी अड़चन उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी या छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती है मगर अड़चन बन जाती है। एक गुब्बार सा है जो वक्त मेरे अंदर भरा रहता है। मैं इंतजार में रहती हूँ कि जैसे ही कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूं। और आखिर बड़ी लड़की स्त्री से कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। बड़ी लड़की स्त्री से, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि मैं कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि आपस की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसने
मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ कि इन्हें जाकर कटा आऊँ। वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। कुछ भी ऐसी बातें जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती हूँ, और जब नहीं कर पाती हूँ तो खींच कर बड़ी लड़की स्त्री से कहती है। कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी धर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह से नहीं पहुंच जाए। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिससे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में कहती है, तुम बता सकती हो मम्मा की क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों, दीवारों में, छत में, दीवारों में, तुमसे, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, किसे सुना सकती हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनाना चाहिए वे सब कुछ तो एक रबड़ स्टंप की सिवा कुछ समझते ही नहीं है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टंप का ठप्पा लगाकर। पुरुष एक स्त्री से कहती है, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का भी जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का भी जिम्मेदार मैं हूँ। फिर मैं इस घर में चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। पुरुष एक स्त्री से, सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिससे अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, बाहर के दरवाजे की तरह चलता है, पर अब पेट भी भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है दरवाजे के पास रुककर, और बचा भी क्या है जिससे से खाने के लिए रहता हूँ यहाँ। पुरुष एक स्त्री से, आज तक जिस किसी को बुलाया हूँ तुमने किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तनख्वाह चीफ कमिश्नर की है। अब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। लड़की स्त्री से, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इससे छोटे होते तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले अपने दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती हूँ, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगाना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता है। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेले मैं ही क्यों अपने को चिथड़ती रहूँ रात दिन? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूँ अपनी जगह? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। स्त्री लड़के से कहती है, बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे होते जाते हैं अपनी नज़र में। लड़का स्त्री से कहती है, महसूस करना कि महसूस नहीं होता है, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़का बड़ी लड़की से, ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे दे? लड़का बड़ी लड़की से कहता है। अब उत्तरार्ध में देखेंगे कि क्या क्या उदाहरण दिया गया, कौन किससे क्या कहता है। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल, मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर में, एक पिंजड़े में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसके बंद कमरे में तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य, पीटना, खींचना, और गुस्सेल खाने में कमोड पर ले जाकर देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उन सबको देखता जानता तो यही कहता है कि क्यों नहीं बहुत पहले ही यह लोग। बड़ी लड़की पुरुष 4 से, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालात के लिए जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिरिया कर मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके ही इसे समझाऊंगा। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता है क्या होता। पुरुष 4 बड़ी लड़की से कहता है, यूँ तो जो कोई भी एक आदमी के तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मद्दा, अपनी एक खासियत हो। पुरुष 4 से कहती है, खड़ी होती है, मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं कटती है, पर
आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज है वह, जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह से वे सोचते हैं उसकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री पुरुष 4 से। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई है। महेंद्र ने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नज़र में उसका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र जब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं है। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया है और महेंद्र की जी जान से कोशिश थी कि वह वही बना रहे। किसी तरह कोई यह न कह सके जिससे कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया है। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में, और उसका ही नहीं उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो, फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती हो, तुम क्यों अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए, क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब नहीं, सबकी नहीं जो मैं कहता हूँ। स्त्री पुरुष 4 से कहती है। महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती थी। पुरुष 4 स्त्री से कहता है। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तुम नहीं इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घुमाने का अनुभव, पर असल चीज़ वही है वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्दी ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा 2 तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जवान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी कि वह सब लोग पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त में सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना पुरुष 4 स्त्री से। असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती हो, यही सब महसूस करती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितनी कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक तरह जगह ना मिला पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती हो तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती हो। वह आदमी भी इसी तरह से तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता है। और तुम पुरुष 4 स्त्री से वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेती हो, चाहती थी, उनमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया है कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया है, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो तो कभी बाहर, और कि वह हर डर एक दहशत में बदल गया है। जिस दिन तुमने एक बहुत ही बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। पुरुष 4 स्त्री से। मनोज का बड़ा नाम था, वह उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, पर तुम एकदम बोरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से। पुरुष 4 स्त्री से। मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का फूल हासिल, उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। और पुरुष 4 स्त्री से। इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में उस विश्वास बिठा दिया गया है कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना होता तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे।
पुरुष 4 स्त्री से, तो ठीक है वह नहीं आएगा, वह कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं है, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वह आंख खोल कर देख सके पुरुष 4 स्त्री से। तो यह थी मित्रों मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक की संक्षिप्त में व्याख्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।